गुड इवनिंग साथियों। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आगामी परीक्षा जो होने वाली अगस्त में है, सिपाही भर्ती। ठीक है, सिपाही भर्ती के लिए और प्रैक्टिस सेट चल रहा है। क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत तगड़ा धांसू रहता है। ये मैं खुद से नहीं, आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं और अपने साथियों से भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करेंगे तो बेनिफिट ये होगा कि जो भी एग्ज़ाम होने वाले रहते, चूँकि यूट्यूब पे ढेरों मरी चैनल आपका है, वो आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। लेकिन अगर आप ऑथेंटिक चाहते हैं कि सिलेक्शन के हिसाब से जो एग्ज़ाम की तैयारी आप करना चाहते हैं, उस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहता है, तो इसके लिए थोड़ा ज्ञान घर को प्रीफर कर सकते हैं। तो आप अभी अगर चैनल नहीं किए सब्सक्राइब तो चैनल अभी को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम लोग बात करते हैं जो सेट है, सेट में क्या है क्वेश्चंस, क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चंस क्या है? ठीक है, पढ़ाई जब तक सिलेक्शन हो नहीं जाता है तब तक रुकने का नाम नहीं लेना है। रुकना ही नहीं है जब तक आप चयन या जिस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उसके एक एक क्वेश्चंस को आप हल ना कर ले। ठीक है, तो पहला प्रश्न है बिल्कुल सिपाही भर्ती से जो संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस तरह का, ये आप यूँ नहीं कहिए कि ये इजी, कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए ये कोई कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस आपके लिए है, निम्न में कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? तो हमारे पास जो विटामिन होता है वो दो तरह का होता है घुलनशील के आधार पे। नहीं समझे बात? विटामिन की प्रकार दो तरह की है, एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील, जिसको फैट सोलेबल कहते हैं। और जल में जो घुलनशील है हमारे पास वो विटामिन बी ऑल और विटामिन सी, ये हमारा जल घुलनशील है। वहीं हम बात करेंगे वसा की, तो वसा घुलनशील हमारे पास विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब हमारे फैट सोलेबल है, ये याद रखिएगा। तो आपसे पूछा है जल में घुलनशील कौन है, तो आपका ऑप्शन एकलौता सी नंबर इधर करेक्ट आंसर हो रहा है। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, विटामिन सी का दूसरा नाम भी है एस्कॉर्बिक एसिड, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का काम जो होता है एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट करना भी होता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना भी होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संचयी जड़ नहीं है? संचयी जड़ कहने का मतलब मॉडिफाई, उसमें रूट्स जो है रियल में रूट्स नहीं होता है, तो वैसे वाले को हम लोग कहते हैं श्वसन मूल कहते हैं। जो इसका मूल रूप से जो उदाहरण देखे जाएंगे वो आलू का दिया जाएगा, तो आलू इसका मूल उदाहरण हो सकता है। ठीक है, संचयी जड़ नहीं होता है तो उसको हम लोग श्वसन मूल कहते हैं, और इसका अगर उदाहरण की बात करें तो आलू इसका मोर सुटेबल एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी परजीवी के कारण होती है? परजीवी उसको कहते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित प्राणी पे रह करके अपना जीवन यापन का बसर करता है, गुजारा करता है, उसी को हम लोग परजीवी कहते हैं। और परजीवी का जो उदाहरण होगा वो मलेरिया होगा, मॉस्किटो यानी मच्छर होता है, और मच्छर से जो होने वाली बीमारी है वो आपका मलेरिया है। तो इसका जो आंसर होगा मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आइए, लसिका सफेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक डैश पर आक्रमण करता है। तो यानी लसिका जो होता है ये बैक्टीरियल जो है बैक्टीरिया पे अटैक करता है, यानी एंटी बैक्टीरियल वर्क करता है। ठीक है, और एक बात करें हम लोग याद रखेंगे, जो आपका जो इसका आंसर होगा वो तो जीवाणु होगा आपका। लेकिन लसिका के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा कि लसिका में जो होता है, लसिका में प्रोटीन, फास्फोरस कम होता है। दूसरी दिलचस्प बातें लसिका के बारे में याद रखिएगा कि लसिका को जो है हाफ मैन के नाम से भी आधा पुरुष के नाम से जाना जाता है। लसिका को जो भी लसिका आपको जहन में याद रहा कि आखिर लसिका क्या है, एक होता है ब्लड, एक होता है लसिका। जितने भी केमिकली सब्सटेंसेस हैं जो मेडिसिन वगैरह की बात करें एब्जॉर्प्शन, वो लिम्फ का ही काम होता है। और लिम्फ में जो पाया जाता है WBC पाया जाता है, इसका काम होता है एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट करना, स्ट्रॉन्ग
बॉडी प्रोवाइड करना, इसीलिए इसको बोला जाता है आधा पुरुष। हाफ मैन के नाम से लिम्ब को जाना जाता है, लसिका को जाना जाता है हाफ मैन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को डैश द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो एक जीव जिसमें कार्बन की आवश्यकताओं को पूरा करना है तो उसमें जो होगा आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, किसके द्वारा, एक स्वपोषी कह रहा कि ऑटोट्रॉफ, हेटोट्रॉफ की बात नहीं कर रहा। स्वपोषी के मतलब होता है वैसा जीव प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाए, उसी को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी के रूप में उदाहरण आएगा आपका निकल करके पौधा। क्या आएगा, पौधा। और पौधा में जो अपना भोजन का प्रोसेस है लेने का, उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन डैश द्वारा स्रावित होती है। तो याद रखिए ग्लाइकोजन जो है हार्मोन, ये पेप्टाइड हार्मोन रहता है, ये पैंक्रियाज स्रावित करती है। ग्रंथि का नाम है पैंक्रियाज, इसको हिंदी में कहेंगे अग्नाशय। ठीक है, ये अगर बात करें ग्लाइकोजन जो है हमारा इमरजेंसी फूड के रूप में काम करता है। और ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होते हैं, तो याद रखिएगा कि ग्लाइकोजन जो है लीवर यकृत में स्टोर होता है, लीवर में स्टोर किया जाता है। इसका जो यूज किया जाएगा जब आप लंबे समय से कुछ नहीं खाएंगे तो ये धीरे धीरे टूट करके आपको ऊर्जा प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न है, डैश पौधे में जल संवहनी उत्तक है। यानी जल जो है कैसा उत्तक है, तो याद रखिए जल जो है यानी जल कैसा उत्तक नहीं है, जल को एक स्थान से दूसरे स्थान जो ले जाता है पौधे में, उसको हम लोग जाइलम कहते हैं। यानी जाइलम का काम होता है जल का संवहन करना। और जाइलम को ही हम लोग इंग्लिश में हिंदी में कहेंगे दारू। यानी कुछ कुछ विज्ञान में ऐसा ऐसा टर्म है जो आप एकदम सुनेंगे तो जटिलता महसूस होगी, एकदम काफ़ी टफ और हार्ड वर्ड है। ठीक है ना, चलिए 8वां नंबर प्रश्न कहता है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छरी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो यानी उस पर जो धूलकन पड़ा हुआ है कंबल पे, तो वो धूलकन चाह रहा है कि हम स्थिर अवस्था में रहें, और उसको आप डंडे से पीट करके गति में लाना चाहते हैं, गतिमान करना चाहते हैं। तो याद रखिए न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, अगर कोई गतिमान है तो वो गतिमान में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगता हो। तो ये आपका पहले नियम का उदाहरण हो सकता है, कंबल पे लगी धूल को पीटना, कालीन को पीटना, ये आपका न्यूटन का प्रथम नियम कहता है। और यहीं पे एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम। ठीक है ना, चलिए ये आपका हो गया। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। यानी जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, जिसका मात्रक नहीं होगा, जो यूनिटलेस होगा, उसी को हम लोग कहेंगे कि कोई मात्रक इसका नहीं है। तो आप बात कर ले, प्रतिबल का मात्रक होता है, बल का भी मात्रक होता है, विकृति का मात्रक नहीं होता है, दाब का भी मात्रक होता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका विकृति हो जाएगा, स्ट्रेन। इसका जो है कोई स्ट्रेन क्या होता है ना कि एक्चुअली लेंथ बाय एक सिस्टम का लेंथ, यानी लंबाई का जो मात्रक मीटर, और नीचे जो हमारा किसी सिस्टम का मात्रक लंबाई से लंबाई की मात्रा कट जाएगी तो आपका ये यूनिट लेस हो जाएगा। यह इसको कहलाता है विकृति, इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेन। क्या कहते हैं, स्ट्रेन। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष कहते ही आपके माइंड में एक चीज क्लिक करना चाहिए कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी का मापन है। इसका मतलब दूरी आ गया और दूरी से संबंधित हो जाएगा कि दूरी डिस्टेंस का ही मेजरमेंट होगा। और याद रखेंगे आप प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, दूरी की इकाई है, अत्यधिक दीर्घ दूरी की इकाई है। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। मतलब एक आप परिभाषा के रूप में अगर जानना चाहते हैं तो प्रकाश वर्ष हम लोग कहते हैं उसको कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। जो प्रकाश वर्ष का मात्रक होगा वो मीटर होगा, चूंकि दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय है, असेंट्रियल है। तो इसका मतलब असेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग जो है आपका घर्षण बल जो हो जाएगा अकेंद्रीय बल हो जाएगा। आपका ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आता, दूध का मंथन
करने पर क्रीम पर प्राप्त होती है, इसका कारण है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया, न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो बैटरी में याद रखिए केमिकल एनर्जी से विद्युत एनर्जी की तरफ, मतलब रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की तरफ स्थानांतरित होता है। तो याद रखें बैटरी में कौन सा एनर्जी होता है? केमिकल एनर्जी होता है। जब उसे आप यूज करेंगे तो वो केमिकल एनर्जी आपका कन्वर्ट हो जाएगा विद्युत एनर्जी में। ठीक है, चलिए बी नंबर द करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देगी वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विद्युत रोधक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्युत रोधक कहलाएगा, यानी विद्युत धारा को प्रभावित नहीं कर रही है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए, परिपथ को तोड़ने अथवा पूरा करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो आपका बिल्कुल आपने सही आंसर किया, इलेक्ट्रिक स्विच का। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तो दिए गए ऑप्शन में आपका जो है चांदी ये सुचालक है। सुचालक का मतलब जो विद्युत धारा को आसानी पूर्वक प्रभावित करता, यानी आसानी पूर्वक चालन में सहयोग करता हो, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत सुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत सुचालक कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसके हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है आपका, यानी पर्दे पे उतारा और पर्दे पर नहीं उतारा, उतारने और नहीं उतारने के आधार पे हमारे पास जो इमेज है दो तरह के होता है, एक आभासी और एक वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब रियल और वर्चुअल को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला जो है क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा भी होता है और डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। ये आप डी नंबर करेक्ट रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा ज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। बी नंबर द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आता है कि कोलाजन एक प्रकार का है। कोलाजन क्या है? तो कोलाजन एक प्रकार का जो है रूपांतरित प्रोटीन्स है, ये याद रखेंगे। तो प्रोटीन ही जनरली याद रखिए इसका, यानी कोलाजन क्या है? प्रोटीन्स है। तो सी नंबर द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आता है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो भारत यानी 2011 में जो जनगणना हुई उसमें सबसे अधिक जो जनसंख्या थी वो आप याद रखिए उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, अगर कहा जाए दूसरे नंबर पे कौन थी? तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र थी। तीसरे नंबर पे अपना बिहार था। ठीक है, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल। यानी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? UMBP। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, उसके बाद बिहार तीसरे नंबर पे और पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पे 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 2001 दशकीय में, मतलब 2021 में होनी थी जनगणना लेकिन हुआ नहीं कोरोना काल की वजह से। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, सिस्मोग्राफ का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए सिस्मोग्राफ, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, भारत की किस जनगणना का नारा है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ये याद रखिए 2011 में जो जनगणना हुई थी इसी का नारा है। 2011 की जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारे भविष्य। ठीक है ना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये 2011 की जनगणना का नारा है। टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो याद रखिए, देखिए आपका क्वेश्चंस में मतलब जो रेंडमली जो क्वेश्चंस आ जाता है ना, तो एग्जाम में भी वो क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो ये याद रखिए, टीला, सेती और बेरी जो है ये जो है आपका घाघरा नदी का सहायक नदी है। क्या है? घाघरा नदी का सहायक नदी है। अब आपसे पूछा जाए कि घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, यानी इसका उगमल स्थल क्या है? तो याद रखिए घाघरा नदी का जो ओरिजिन है वो तिब्बत की पठार है। क्या है? तिब्बत की पठार से निकलती है, यह बात आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरी दिलचस्प बातें याद रखेंगे कि
घाघरा नदी दूसरी केस में और ये इसलिए फेमस है कि इससे जो है जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत शक्ति के मामले में भी घाघरा फेमस है। ठीक है ना, घाघरा क्या है, फेमस है। तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा बात याद रखेंगे आपका, यहीं पे आपसे पूछा गया माही, माही किस राज्य से होकर के निकलती है, तो माही आप याद रखिएगा कहाँ से, मध्य प्रदेश। तमसा नदी जो है, तमसा नदी ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में बहती है, ये भी याद रखने की बात है। साबरमती की बात करें तो साबरमती आपका राजस्थान एरिया से निकलती है। ठीक है ना, राजस्थान में बहने वाली मुख्य नदियां हैं। तो ये आप ये याद रखेंगे, यानी आप जो है ऐसा तैयारी हो कि क्वेश्चंस कहीं से आए और बनना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। तो ये 25 क्वेश्चंस आपके लिए था। अगर आप सिपाही भर्ती की तैयारी के लिए लगे और 7 अगस्त का आपको अगर एग्ज़ाम है तो इसे एग्ज़ाम से पहले आप सेट एक बार लगा लीजिए। सेट लगाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती है, तो इसको ख्याल रखेंगे आप। ठीक है ना, चलिए तो ज्ञान खरी यूट्यूब चैनल के साथ आप बने रहें। जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच।